हेलो स्टूडेंट्स। समाज में श्रम विभाजन दुर्खिम की पुस्तक और उसमें वर्णित उनके जो विचार हैं उनका अब तक हमने विवेचन किया, उनका अवलोकन किया और हमने देखा कि इस पुस्तक में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार, श्रम विभाजन के कारण और परिणाम और उसके असामान्य स्वरूपों की चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार समाज के लिए सामाजिक एकता आवश्यक है और उन्होंने दो प्रकार की एकता की अवधारणा प्रस्तुत की, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। और इसके बाद उन्होंने श्रम विभाजन के परिणाम, सभ्यता के विकास और विशेषीकरण आदि जो भी अवधारणाएं हैं वो विस्तार से इस सिद्धांत के अंदर समझाई। आज हम देखेंगे कि दुर्खिम ने जो श्रम विभाजन जैसी अर्थशास्त्रीय जो प्रघटना है इसका समाज शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करके जो एक नया विचार अपना दिया, तो वास्तव में उनके विचार कितने तार्किक हैं और कितने सटीक ढंग से ये इस श्रम विभाजन की समाजशास्त्रीय व्याख्या कर पाए, आज हम इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। तो हम इस दृष्टि से अगर देखें तो हम देखते हैं कि कई समाजशास्त्री हैं और सामाजिक विचारक हैं जिन्होंने दुर्खिम के इस श्रम विभाजन सिद्धांत की समीक्षा की है और उस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे रॉबर्ट मर्टन को आप ले सकते हैं, बार्नेस को ले सकते हैं, बीरस्टीड को ले सकते हैं, बोगार्डस को ले सकते हैं। इन लोगों ने इस श्रम विभाजन के सिद्धांत पर अपनी कई प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। सर्वप्रथम अगर हम लें तो आर के मर्टन, आप लोगों ने देखा होगा कि आर के मर्टन समाजशास्त्री सिद्धांत के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। बहुत उनका जो वर्क है और ख़ास करके प्रकार्यवाद के, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के क्षेत्र में उनके सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो प्रकार्य के बारे में दुर्खिम ने भी लिखा है। मर्टन कहते हैं कि दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य, श्रम विभाजन के परिणाम, कारण, इन सबको अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो इस शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है, दुर्खिम ने लक्ष्य और उद्देश्य के स्थान पर उन्होंने प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है। तो मर्टन के अनुसार यह प्रयोग उपयुक्त नहीं है। दूसरी जो बात कही जाती है दुर्खिम के इस सिद्धांत में, आपने देखा कि सामाजिक एकता पर उनका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है और वो कहते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य है समाज में एकता की आवश्यकता पूर्ति करना। थोड़ा पीछे जाएं तो आपने देखा होगा दुर्खिम ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को अलग अलग किया और उन्होंने कहा कि भावात्मक तथ्यों का समाजशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। तो कुछ समाजशास्त्रियों का ये मत है कि सामाजिक एकता अपने आप में एक मानसिक और नैतिक तथ्य है, ये भावात्मक तथ्य है और इसका जो संबंध है वो समाजशास्त्र से नहीं अपितु इसका संबंध मनोविज्ञान से ज़्यादा है, क्योंकि एकता मानसिक पहलू है। तो इस तरह से दुर्खिम ने स्वयं ही मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को अलग किया, लेकिन जो एकता की अवधारणा उन्होंने दी वो एकता की अवधारणा अपने आप में मानसिक अवधारणा है। तो ये भी एक अस्पष्ट सी बात है। तीसरी बात हम लें रेमंड एरो। अगर हम रेमंड एरो की बात करें तो रेमंड एरो कहते हैं कि दुर्खिम ने जो यांत्रिक एकता वाले जो छोटे समाज हैं उनको उन्होंने खंडात्मक समाज कहा है, जबकि जो कि अपने आप में एक पूरा समाज होता है। और दुर्खिम ने जो आधुनिक प्रगतिशील समाज हैं उन्हें खंडात्मक समाज बनाए रखने की
संभावना उनमें व्यक्त की है। इस प्रकार से वो एक तरफ सरल समाज, जो छोटे समाज है उनको खंडात्मक समाज कहते हैं, और आधुनिक समाजों को भी उन्होंने खंडात्मक समाज जैसा होने की उनकी संभावना व्यक्त की है। तो उन्होंने एक तरह से एरो कहते हैं कि उन्होंने श्रम विभाजन और औद्योगिकरण और खंडात्मक समाज व्यवस्था और इनमें आपस में सामंजस्य और इस तरह से कई अवधारणा का उपयोग किया है और इस कंसेप्ट को उलझा दिया है। मतलब क्लियर नहीं है, उनका सिद्धांत जो है वो क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ बीर स्ट्रीट को अगर हम देखें तो बीर स्ट्रीट कहते हैं कि दुर्खिम ने प्राचीन समाज और आधुनिक समाज, सरल समाज और जटिल समाज, इनका जो वर्गीकरण किया है वो समानता और भिन्नता के आधार पर किया है। ठीक है ना। तो ये जो समानता और भिन्नता के आधार पर जो वर्गीकरण है, अगर हम वास्तव में समाजों का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर पूर्ण रूप से समानता हो, और कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पूर्ण रूप से भिन्नता हो। समानता और भिन्नता जो है वो साथ साथ होती। किसी समाज में भिन्नता कम होगी, किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ समानता और सिर्फ भिन्नता के आधार पर समाजों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। फिर दुर्खिम ने जो यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा दी, और इसकी भी दो तरह के समाज और दो तरह की एकता का उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि वो बना दिया, समीकरण सा बना दिया कि जो सरल समाज हैं उनमें यांत्रिक एकता होती है और जो जटिल समाज हैं उनमें सावयवी एकता होती है। हम प्रैक्टिकली व्यावहारिक दृष्टि से और तथ्यात्मक दृष्टि से विचार करें तो हम पाते हैं कि कई जटिल आधुनिक समाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें वही विशेषताएं नज़र आती जैसी कि एक आदिम समाज में होती है। वहाँ पर भी परंपराएं, धर्म महत्वपूर्ण होता है, समाज उतना ही महत्वपूर्ण होता है, सामूहिक चेतना उतना ही राज करती है व्यक्ति के ऊपर। वो लोग भी प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार चलते हैं, चाहे वो जटिल और बड़े समाज में रहते हैं। तो हम समानता और असमानता के आधार पर बिल्कुल क्लियर कट किसी समाजों के बीच में एक विभाजन रेखा नहीं बना सकते। ये बात कई विद्वानों ने इस पर अपना ऑब्जेक्शन दिया है, उन्होंने इस पर आलोचना की है। फिर जो दुर्खिम ने श्रम विभाजन को उद्विकास का कारण बता करके व्याख्या की कि जैसे जैसे विशेषीकरण होता है, उद्विकास होता है, ठीक है, सरलता से जटिलता की तरफ समाज बढ़ते हैं, वैसे वैसे श्रम विभाजन और विभेदीकरण होता है। और इस आधार पर उन्होंने सामाजिक विकास की पूरी प्रक्रिया को समझा दिया है उद्विकास की प्रक्रिया को समझा दिया है। तो एक तरह से दुर्खिम ने एक तो क्या किया है कि उन्होंने समाज के विकास की रेखीय व्याख्या कर दी। मतलब एक सीधी रेखा में वो कहते हैं कि जो समाज का विकास है वो एक सीधी रेखा के रूप में ऊपर की तरफ ही होता है, हमेशा सरलता से जटिलता की तरफ समाजों का विकास होगा। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है श्रम विभाजन की प्रक्रिया, विशेषीकरण और विभेदीकरण। और इस तरह से उन्होंने पूरी अपनी जो सामाजिक विकास की व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। तो कुछ समाजशास्त्रियों का ये मत है कि इस तरह से उन्होंने सामाजिक विकास की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल प्रक्रिया के माध्यम से, सरल तरीके से विवेचित कर दिया है। जबकि ये एक फैक्टर हो सकता है, हम उद्विकास या सामाजिक विकास का जो दुर्खिम ने तरीका बताया है, उनके जो विचार हैं वो सामाजिक विकास को एक्सप्लेन करने का एक सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी हमें कई प्रवृत्तियां हमें समाज में दिखाई देती है। फिर एक बात और हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने जो कारण, परिणाम और प्रकार्य, इन सब को अलग अलग किया है। लेकिन हम जब कारण और परिणाम को देखते हैं तो ये लगता है कि प्रकार्य और परिणाम बहुत बहुत सूक्ष्म सा अंतर उसमें है, लेकिन उलझे हुए से लगते हैं। तो प्रकार्य अलग है, सावयवी एकता
श्रम विभाजन का प्रकार्य है और वह श्रम विभाजन का परिणाम भी नजर आती है। तो प्रकार्य और परिणाम दोनों को बिल्कुल उन्होंने अलग अलग बता तो दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकार्य और परिणाम एक जैसे ही हैं। और अंतिम बात हम कहें तो जैसा कि सर्वविदित है कि जब भी हम दुर्खिम की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दुर्खिम हमेशा व्यक्ति की तुलना में समाज को बहुत महत्व देते हैं। इस सिद्धांत में भी उन्होंने व्यक्ति की तुलना में समाज को अति महत्व दिया है और इसी तरह से उन्होंने श्रम विभाजन का समाज शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है और ये बताने की कोशिश की, ये सिद्ध करने की कोशिश की कि श्रम विभाजन एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है और ये समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है। खैर कुछ भी हो, ये जो पुस्तक है दुर्खिम के श्रम विभाजन के बारे में उन्होंने जो पुस्तक लिखी, एक तरह से ये समाजशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति और दुर्खिम की प्रथम कृति थी। उन्होंने इसी पर अपना डॉक्टरेट किया, उनकी थीसिस थी। तो कई विद्वान ये मानते हैं समाजशास्त्री मानते हैं कि चूँकि ये उनकी एक प्रथम कृति है और इसमें उनके विचार उन्होंने जो दिए हैं तो कुछ उसमें बिखराव है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन चूँकि प्रथम बार उन्होंने अपने विचार दिए, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज और व्यक्ति के बारे में, श्रम विभाजन के बारे में लिखा, तो वो कुछ कमियां उसमें हो सकती है। लेकिन अगर हम इस पुस्तक का गहराई से सिंहावलोकन करें तो हमें लगता है कि आज भी दुर्खिम की ये जो पुस्तक है श्रम विभाजन के बारे में, उनके जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी इस पुस्तक को उसी सम्मान के साथ और उसी बौद्धिकता के साथ पढ़ा जाता है। इंटेलेक्चुअल फील्ड में ये किताब आज भी बहुत महत्व रखती है।